हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, यानी कि जो हम एक्ट कवर कर रहे हैं, वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट, द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। ठीक है, हमने अपनी थर्ड यूनिट से ये एक्ट स्टार्ट किया है, इसके हमने 2 या 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, स्कोप और कुछ इसके टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स और फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में अंडर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा लेक्चर। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंपनसेशन के बाद क्या है, जैसे कि हमने बात करी थी कि भाई एम्प्लॉय कंपनसेशन और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी okay against employment injury, sickness, maternity. So however there was no provision for social security against old age or premature. ठीक है, तो इन दोनों एक्ट में कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है अगेंस्ट सोशल प्रीमेच्योर या फिर कोई इस तरीके से रिटायरमेंट के बाद। तो स्पेशली ये एक्ट इसीलिए इस एक्ट को इसीलिए लाया गया ताकि आफ्टर द रिटायरमेंट या फिर मैच्योरिटी के बाद एक सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स को प्रोवाइड की जाए। सो दिस इज प्रिसाइजली विद द ऑब्जेक्ट द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 वाज पास्ड। ओके, तो इसलिए इस एक्ट को पास किया गया। इन द बिगनिंग इट प्रोवाइड ओनली प्रोविडेंट फंड स्कीम, स्टार्टिंग से खाली पीएफ स्कीम प्रोवाइड की जाती थी। फिर 1971 से 76 में कुछ अमेंडमेंट किए गए जिसमें पेंशन स्कीम को भी ऐड किया गया और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस इस स्कीम को भी इसमें ऐड कर दिया गया। यानी कि ये क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी है। ओके, सोशल सिक्योरिटी अगेंस्ट ओल्ड एज और प्री मैच्योर, तो ये सिक्योरिटी, ये बेनिफिट इसमें दिए जाने लगे। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक में, जो कि क्या है, बेनिफिट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट बार लिखा हुआ है एम्प्लॉयज कैन टेक एडवांस विदड्रॉ द पीएफ इन केस ऑफ रिटायरमेंट, मेडिकल केस, हाउसिंग, फैमिली ऑब्लिगेशंस, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, फाइनेंसिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हम इसका एक पहला बेनिफिट क्या है कि आप इसको एडवांस ले सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। जैसे कि सपोज़ मैं मेरा पीएफ अकाउंट है, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर मुझे नीड है, ज़रूरत है किसकी, या तो मैं रिटायर हो गया हूँ तो उस केस में मैं विड्रॉ करूँगा, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि कोई ट्रीटमेंट का केस है जिसमें मुझे ज़रूरत पड़ रही है पैसे की, तो वहाँ पे उस केस में मैं उसको रिटायर कर सकता हूँ। मुझे कोई हाउसिंग परचेज़ करना है तो उस केस में मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। कोई फैमिली ऑब्लिगेशन है जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए, ओके, या फिर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को भरना है, तो इन सारे केसेस में ये बेनिफिट है वर्कर्स को कि वो अपने पीएफ को एडवांस या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो पहला बेनिफिट यही है कि भाई कुछ जो सर्कमस्टेंसेज हैं या कुछ नीडेबल पॉइंट हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट हैं एक फैमिली के लिए और उस वर्कर के लिए, तो उन केसेस में वो क्या है, अपने पीएफ को विड्रॉ कर सकता है। ओके, सेकंड हम बात कर रहे हैं अप टू 90% ऑफ पीएफ अकाउंट कैन बी विड्रॉन एट द एज ऑफ 54 ईयर्स ऑफ और बिफोर 1 ईयर ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट। ठीक है, यानी कि क्या है, अगर हम बात करें तो 90% क्या है, जो पीएफ है जो अमाउंट है वो विड्रॉ हो जाता है किसमें, बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ और एक्चुअल रिटायरमेंट एज की एज में। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप प्री रिटायरमेंट से पहले भी क्या है, इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कुछ स्पेशल केसेस आपके साथ हैं तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हो, उन अपने पीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप टू 90% ऑफ पीएफ अकाउंट कैन बी विड्रॉन एट द एज ऑफ 54 ईयर्स और बिफोर 1 ईयर ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट।
थर्ड वन, पीएफ अमाउंट द डिसीज मेंबर इज पेएबल टू नॉमिनी लीगल है। ओके, तो यानी कि जो पीएफ अमाउंट है वो जो भी डिसीज मेंबर है उसको पेएबल है, या फिर जो उसके नॉमिनीज हैं उनके लिए क्या होता है, पेएबल होता है। जैसे मेरा पीएफ अकाउंट ओपन है और मेरे नॉमिनीज में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो सारे क्या है उन केस में, उस केस में एंटाइटल्ड हैं कि भाई वो अमाउंट उन लोगों को भी पेएबल किया जा सकता है। तो ये हम थर्ड बेनिफिट है पी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इक्वली एम्प्लॉयर भी क्या करता है, उसको उसमें कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कंट्री रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन, कि भाई जो 12% अमाउंट है, 12% है जो आपके बेसिक का, वो उसका डिडक्शन होके आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी, यानी कि 12% ही एम्प्लॉयर भी क्या है, कंट्रीब्यूट करता है। अगर कोई सिक इंडस्ट्री है तो वहाँ पे 10% डिडक्शन का 10% कंट्रीब्यूशन का प्रोविज़न होता है। ओके, तो इस तरीके से जो भी है एम्प्लॉयर भी क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पीएफ अकाउंट में, आपकी पेंशन स्कीम में उसका पार्ट ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो 8.33% पेंशन स्कीम में होता है, बाकी 3 पॉइंट समथिंग जो भी है वो उसके पीएफ अकाउंट पे कंट्रीब्यूट होता है। तो ये भी क्या है, एक बहुत बेनिफिट है किसका, कस्टमर जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए, इक्वल कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर किसी के बेसिक का 12% 1,000 रुपये है, ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल है ये, तो 1,000 रुपये वो वर्कर की सैलरी से डिडक्ट होंगे, और 1,000 रुपये जो भी एम्प्लॉयर है वो उसके अकाउंट में क्या है, डिपॉजिट करेगा। ठीक है, यानी कि 2,000 रुपीज़ क्या है टोटल उसके पीएफ अकाउंट में जमा होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, कंट्रीब्यूशन है और बेनिफिट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, यानी कि पीएफ इंटरेस्ट 8.5% है, जो कि क्या है, एक काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट रेट है। पीएफ अगर आप हमारा पीएफ जमा हो रहा है तो वहाँ पे हमें 8.5% के इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है, सोशल सिक्योरिटी और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, यानी एक तरीके से जहाँ हाई इंटरेस्ट रेट हमें पे किया जा रहा है। तो ये भी एक बेनिफिट है उन वर्कर्स के लिए जो पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, यानी कि 8.5%, याद रखिए ये परसेंटेज 8.5%। पीएफ अकाउंट कैन भी, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। पीएफ अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड, पीएफ अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। पीएफ अकाउंट कैन बी ट्रांसफ़र ऑफ एनी मेंबर चेंजेस फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हो तो उस केस में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पीएफ स्कीम इज़ एप्लीकेबल, जहाँ जहाँ पीएफ स्कीम क्या है, एप्लीकेबल होती है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पीएफ अकाउंट सेटलमेंट। पीएफ अकाउंट सेटल्ड इमीडिएटली अंडर द सर्कमस्टेंसेस, तो इन सर्कमस्टेंसेस में पीएफ अकाउंट सेटल होता है, सेटल कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, रिटायरमेंट आफ्टर 58 ईयर्स। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिटायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटी, यानी कि आप क्या हो गए, इनकैपेबल हो गए, परमानेंट यू आर इनकैपेबल टू फॉर डू समथिंग फॉर अर्निंग, तो उस केस में आप क्या है, आपके अकाउंट को सेटलमेंट किया जा सकता है। या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑन रिटायरमेंट, यानी कि आपकी टर्मिनेशन का कोई केस है तो उस केस में भी उसका सेटलमेंट किया जा सकता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर आप वीआरएस ले रहे हैं तो उस केस में भी आपका पीएफ अकाउंट सेटल्ड किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, एज से पहले ही आपने वीआरएस ले लिया तो उस केस में। या फिर परमानेंट माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया से, तो उस केस में भी आपका अकाउंट सेटलमेंट किया जा सकता है। ओके, जैसे कि क्या है, परमानेंट माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू सेटल अब्रॉड, आप क्या है अब्रॉड में सेट हो रहे हैं, इंडिया को लीव कर रहे हैं, परमानेंट माइग्रेट कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन एंटाइटल टू सेटल योर अकाउंट। नेक्स्ट वन है फॉर फीमेल मेंबर लीविंग सर्विस फॉर गेटिंग मैरिड, यानी कि अगर फीमेल वर्कर्स की बात करें, अब सर्विस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रही हैं, सॉरी, और मैरिड का कोई केस है तो उस केस में भी अकाउंट सेटलमेंट हो सकता है। पीएफ अकाउंट सेटल आफ्टर 2 मंथ ऑफ अंडर द सर्कमस्टेंसेज। ठीक है,
तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस है जो हमें पूरा कुछ टाइम पीरियड है जो हमें कंप्लीट करना होता है, उसके बाद जाके आपका अकाउंट का सेटलमेंट किया जा सकता है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सर्विसेज। ठीक है, तो यही था फुल सेटलमेंट रिगार्डिंग द पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट, जिसमें हमने बात करी किसकी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 में बेनिफिट्स और फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो बेनिफिट्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। भाई विड्रॉल का बेनिफिट है, एडवांस का बेनिफिट है, आप कुछ स्पेशल केसेस हैं आपके साथ, कोई फैमिली ऑब्लिगेशन है, चाइल्ड एजुकेशन या फिर मैरिज का केसेस है, फाइनेंसिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कार सॉरी मेडिकल केयर है, हाउसिंग है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, एडवांस या पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट है वो क्या है, 12% डिडक्शन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। यानी कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे भी वो जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो भी आपके अकाउंट में 12% क्या है डिपॉजिट करता है। जितना कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना अमाउंट ही एम्प्लॉयर के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो वैल्यूएबल यानी कि एक बेनिफिट है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इज़ यूजुअली हायर देन मार्केट रेट, जो अब वो है 8.5%। और लास्ट वन है पीएफ अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड इफ एनी मेंबर चेंज फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि आपने क्या करा, एक फैक्ट्री छोड़ दी और दूसरी फैक्ट्री में आप क्या काम करना आपने स्टार्ट करा, यानी कि चेंजेस ऑफ फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट पीएफ स्कीम इज एप्लीकेबल। तो हर जगह क्या है, पीएम जहाँ पे भी पीएफ स्कीम एप्लीकेबल है या वहाँ पे आपका अकाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, तो ये थे बेनिफिट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।